सभी छात्रों और छात्राओं को नमस्कार है बच्चों। लास्ट लेक्चर में वेव ऑप्टिक्स के हम लोगों ने बात की थी कि क्या होता है वेव फ्रंट की पढ़ाई को हमने पढ़ा था कि वेव फ्रंट का क्या मतलब है, क्या मायने हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों की वेव फ्रंट की मदद से यानी कि हाइगन्स प्रिंसिपल की मदद से हम लोगों ने प्रूफ किया था कि जो एंगल आई है वो एंगल आर के बराबर होता है। तो आज का क्या काम था, अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत, तो हम लोगों ने बात कर ली थी कि आज हम लोग बात करेंगे कि लाइट मतलब कि स्नेल्स लॉ यानी कि साइन आई बाय साइन आर को प्रूफ करेंगे। पहला होगा रेयरर से डेंसर मीडियम में जाना, जिसका मैं डायग्राम बनाऊंगा और जल्दी जल्दी थोड़ा शॉर्ट में डेरिवेशन कराऊंगा। फिर होगा हमें रेयरर से डेंसर की बजाय डेंसर से रेयर जाना होगा, जिसका मैं सिर्फ डायग्राम बनाऊंगा, डेरिवेशन आप लोग खुद कर लेंगे। ना हो तो कमेंट सेक्शन बता देना, अगले लेक्चर में रिपीट कर दूंगा। और फिर हम लोग बात करेंगे आज जो मेन टॉपिक हमारा आज का रहेगा वो है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। आज हम लोगों को रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी से कहने का मतलब है आज हम लोगों को स्नेल्स लॉ प्रूफ करना है। यानी आज हमें साइन आई बाय साइन आर को कांस्टेंट या फिर कह लो साइन आई बाय साइन आर को v1 बाय v2 के बराबर यहाँ पे बच्चों रख के प्रूफ करना है। ठीक है, सारा का सारा खेल अगेन डायग्राम का रहेगा। ये हमारे पास इंटरफेरेंस है, मतलब कि एक सरफेस है जहाँ पे ऊपर वाला मीडियम रेयरर है और नीचे वाला मीडियम डेंसर है। यहाँ से हमारे पास इंसिडेंट लाइट रेज आ रही हैं, ये इंसिडेंट लाइट रेज आ रही हैं, ये इंसिडेंट रे है। ठीक है बच्चों, अब इन इंसिडेंट रे पे मुझे यहाँ पे बनाना है एक वेव फ्रंट, या पहले ऐसा करते हैं लाइट रे पूरी कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक नॉर्मल बना, तो हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, रेयरर से डेंसर, तो लाइट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। जैसा कि आप जानते हैं लाइट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, ये हमारे लिए नॉर्मल है ना, नॉर्मल। ऐसा यहाँ पे भी होगा लेकिन हम बना नहीं रहे हैं क्योंकि ज़रूरत नहीं है हमारे को डेरिवेशन के हिसाब से। अब अगर ये इंसिडेंट रे हम बात कर चुके हैं, इसके बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में बात की थी, तो यहाँ पे हमारा बन गया वेव फ्रंट। और अगर हम डेंसर मीडियम में जाएंगे तो यहाँ पे हमारा वेव फ्रंट कुछ ऐसा बनेगा, यानी कि यहाँ से पास बनेगा। डिस्कशन कर चुके हैं, नहीं तो आप लास्ट लेक्चर देख लो अगर याद नहीं आ रहा है तो। अब यहाँ पे कुछ एंगल्स मार्क कर लेते हैं बच्चों। ये आप सब जानते हैं कि एंगल हमारे पास क्या रहेगा, आई, और ये भी आप जानते हैं कि ये एंगल क्या रहेगा, आर। अगर आप मैथ्स लगाओ थोड़ी सी तो ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी 90 है, ये आई है तो ये कॉमन आ गया, तो ये वाला एंगल भी हो जाएगा एंगल आई, ये एंगल हो जाएगा एंगल आई। ऐसे ये वाला आर है तो ये पूरा 90 है, तो ये 90 माइनस आर, और ये वाला एंगल 90 क्योंकि ये वेव फ्रंट है तो ये वाला एंगल हो जाएगा आर। नॉर्मल सी मैथ ज़्यादा बड़ी नहीं है। अब इसके हम लोग कुछ नेमिंग कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास ओ, इसको मान लेते हैं इस वाले पॉइंट को ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। ठीक है, अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि भाई साइन आई बाय साइन आर कांस्टेंट रहता है, यानी कि वो स्पीड का रेशो होता है। अब रेयरर मीडियम में स्पीड मान लेते हैं v1 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, v1t। क्यों भाई, क्योंकि डिस्टेंस होता है स्पीड यानी कि वेलोसिटी इनटू में टाइम। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की स्पीड यानी कि वेलोसिटी कितनी है, v1, और टाइम कितना लगा, t। और यहाँ से लेके यहाँ तक की स्पीड कितनी है, v2, लेकिन टाइम तो लगेगा t, क्योंकि आपको पढ़ा चुके हैं कि एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक जाने में जो समय लगता है, जो टाइम लगता है वो सेम होता है। तो यहाँ से यहाँ तक लगा v1t, यहाँ से यहाँ तक लगा कितना, v2t। यस और नो, आंसर इज यस। अब हमें क्या करना है, तो सबसे पहले इन ट्रायंगल OCB, अब अगर मैं यहाँ पे साइन आई निकालता हूँ, ये आई है तो साइन आई निकालता हूँ। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन है इस ट्रायंगल में, अगर ये एंगल 90 है तो परपेंडिकुलर कौन है बच्चों, CB, और हाइपोटेन्यूज कौन है हमारे लिए, OB। इसको फर्स्ट मान लो। ठीक है बच्चों, ऑल्सो इन ट्रायंगल कौन से पे आ जाओ, OAB पे। ऑल्सो इन ट्रायंगल OAB पे आ जाओ। OAB पे अगर आ जाओगे तो साइन आर, ये साइन आर कैसे निकालें भाई, तो आंसर है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन है, OA, हाइपोटेन्यूज कौन है, OB, है ना। परपेंडिकुलर कौन है, OA, हाइपोटेन्यूज कौन है, OB।
अब यहाँ पे साइन आर इज इक्वल टू ओ ए अपॉन में क्या आ गया, ओ बी। इसको हम लोग मान लेते हैं बच्चों, इसको हम लोग मान लेते हैं बच्चों सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, दोनों इक्वेशंस को हमें क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड कर दो। तो साइन आई बाय साइन आर, साइन आई बाय साइन आर को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो यहां से आ गया सी बी अपॉन में ओ बी और ओ ए अपॉन में ओ बी। आप सब जान रहे हैं कि ओ बी से ओ बी तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, सी बी अपॉन में बच्चों ओ ए, है ना, सी बी अपॉन में ओ ए। अब अगेन इस डायग्राम में अगर हम देखें तो CB क्या है, CB है V1 से T, मतलब कि V1T, क्योंकि V1 इज द स्पीड एंड T इज द टाइम, तो ये हो गया V1T। और ऐसे ही OA क्या है बच्चों, OA है यहां से लेके यहां तक विच इज V2T, वेयर वेलोसिटी इज डिफरेंट बट टाइम इज सेम, बिकॉज ये हमने कानून पढ़ लिया था। तो V2T, T से T कैंसिल हो जाएगा, तो साइन I बाय साइन आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा V1 बाई V2, जो कि बच्चों एक कांस्टेंट होता है, स्पीड कांस्टेंट रहती है एक पर्टिकुलर मीडियम में। तो यहाँ पे हमने एक तीर से दो शिकार कर लिए बेसिकली। पहला शिकार तो ये कर लिया कि स्नेल्स लॉ प्रूफ कर दिया कि साइन आई बाय साइन आर कांस्टेंट है, और दूसरी बात हमने ये प्रूफ कर दिया कि साइन आई बाय साइन आर V1 बाय V2 भी होता है ना। ऑल तो हमने पढ़ा था कि साइन आई बाय साइन आर इज द एक्चुअली इज द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या इट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बट हमने वहीं पे V1 बाय V2, तो यहाँ पे हमने एक तीर से बेसिकली दो शिकार किए हैं। पहला शिकार क्या किया हम लोगों ने, प्रूफ कर दिया है कि साइन आई बाय साइन आर कांस्टेंट है यानी कि स्नेल्स लॉ, और दूसरा हमने भी प्रूफ कर दिया है कि साइन आई बाय साइन आर V1 बाय V2 होता है। कौन से मीडियम के लिए, फ्रॉम रेयर टू डेंसर। अब सेम ये काम हम लोग करेंगे डेंसर टू रेयर मीडियम के लिए। यहाँ पे इस बार हमारे पास मीडियम ऊपर कौन सा होगा, डेंसर, नीचे कौन सा होगा बच्चों, रेयरर। अब यहाँ पे ये हमारे पास इंसिडेंट लाइट रेज आ गई, ये हमारे पास बच्चों नॉर्मल आ गई, और ये बच्चों हमारे पास एंगल आ गया। अब जो लाइट रे है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, है ना। अब क्योंकि हम जा रहे हैं कहाँ से कहाँ बच्चों, हम लोग जा रहे हैं डेंसर से रेयरर। ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ये हमारे पास बन जाएगा इसका ऊपर वाले का वेव फ्रंट, और नीचे वाले का वेव फ्रंट इस बार यहाँ से दूर बनेगा क्योंकि रेयर मीडियम में स्पीड सेम चलती है। अगेन ये डिस्कशन कर चुके हैं। यहाँ अब डेंसर मीडियम में लेट से स्पीड कितनी ले लेते हैं, V2, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया, V2T, और रेयर में स्पीड ले लेते हैं V1, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, V1T, ये डिस्टेंस। अगेन इसको O दे दो, इसको A दे दो, इसको B दे दो, इसको C दे दो। ये एंगल I है, अगेन ये भी एंगल I, ये एंगल R है, ये 90 माइनस R, ये 90, तो ये R। सेम डेरिवेशन है, सेम डेरिवेशन है, बस इस बार फर्क ये है कि साइन I बाय साइन R जब आप प्रूफ करोगे तो पिछली बार तो V1 बाय V2 आया था, लेकिन इस बार V2 बाय V1 आएगा, और आना भी चाहिए क्योंकि इस बार हमारा जो मीडियम है, जो माध्यम है वो बदल गया है। तो साइन I बाय साइन R इज इक्वल टू V2 बाय V1 हो जाएगा, और अगेन स्नेल्स लॉ प्रूफ हो जाएगा। ये कर लेना, पहले इस ट्राइंगल में साइन I, फिर इसमें साइन R, जैसे कि यहाँ डिवाइड किया, दोनों को डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। नहीं आए, मेरे को लगता नहीं ऐसा होगा, बट अगर नहीं आए कमेंट सेक्शन में बता देना, करा दूंगा। डन है, बोलो। तो हमने वेव थ्योरी यानी कि वेव फ्रंट की पढ़ाई लगा के दोनों बातें प्रूफ कर ली। हमारी रिफ्रैक्शन यानी कि रे ऑप्टिक्स की सबसे बड़ी बातें प्रूफ कर दी। एक एंगल I एंगल R के प्रूफ बराबर प्रूफ कर दिया, और एक हमने स्नेल्स लॉ। अब इस बार इस साल क्या आने के चांसेस ज़्यादा हैं, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R या साइन I बाय साइन R। तो आप सब जानते हैं साइन I बाय साइन R आने के चांसेस इस साल ज़्यादा है, क्योंकि रे ऑप्टिक्स में से ना रिफ्लेक्शन वाला पार्ट डिलीट हो गया था। तो बड़ी कंट्रोवर्सी है इस चीज़ को लेके कि अगर रिफ्लेक्शन वाला पार्ट वहाँ डिलीट हो गया था तो क्या वेव ऑप्टिक्स में उसकी डेरिवेशन आएगी नहीं आएगी, तो बड़ी कंट्रोवर्सी है। तो जहाँ तक मुझे लगता है चांसेस कम है, ऐसा नहीं आप उसको पढ़ो नहीं, लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं इसके आने के। अब चाहे वो ऐसा आ जाए कि प्रूफ करो साइन I बाय साइन R कांस्टेंट, तो फिर आप रेयरर से डेंसर या डेंसर से रेयरर कहीं भी कर दो, या स्पेसिफिकेशन वहाँ पे दे रखी हो कि भैया डेंसर से रेयरर जाना है या रेयरर से डेंसर, तो वो डिपेंड करता है। ठीक है जी, तो मेरे हिसाब से ये। चलिए अब आज का टॉपिक हमारे पास आता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ये क्या होता है भाई, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, शायद आपको पता हो। ये इंटरफेरेंस आपने पहले पढ़े हो, 11th में छोटा सा इनकी झलकी आई थी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। बस हमें यहाँ पे आज उनको मैथमेटिकली पढ़ना है। ठीक है जी।
आज हमें उनको यहाँ पे मैथमेटिकली भी पढ़ना रहेगा। चलिए, मेरे को लगता है हमें एक स्लाइड की और इसमें ज़रूरत पड़ेगी यार। एक सेकेंड दें, मुझे ऐसा लगता है कि हमें यहाँ पे एक स्लाइड की और ज़रूरत पड़ने वाली है। चलो, एक स्लाइड यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस कर दी और आगे बढ़ लेते हैं। चलिए, अब कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है पहले समझ लेते हैं। इंटरफेरेंस क्या है? सबसे पहले तो ये वर्ड आ रहा है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब होता है बच्चों, इंटरफेरेंस का मतलब होता है क्या? इंटरफेरेंस का मतलब सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव्स ऑन वन अनदर। बेटा, दो वेव्स का एक दूसरे के ऊपर चढ़ना, दो वेव्स का एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाना यानी कि चढ़ जाना, दिस इज नोन एज इंटरफेरेंस। सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव्स ऑन वन अनदर, दो वेव्स का एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाना, इसे हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस। कहते हैं ना यार, दखल, इंटरफेरेंस की हिंदी अनुवाद अगर करें तो दखल अंदाजी करना। यार ये मेरे जीवन में दखल अंदाजी कर रहा है। तो ऐसे ही बेटा दो प्रकार के इंटरफेरेंस हो जाते हैं यहाँ पे। दखल अंदाजी यानी इंटरफेरेंस दो प्रकार का होता है। आओ बच्चों, यहाँ पे एक जीवन की शिक्षा भी ले लेंगे, एक जीवन की शिक्षा भी ले लेंगे। पहले आ रहा है हमारे पास क्या? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। यहां पे हमारे पास एक वेव जा रही है जिसका वेव फंक्शन है लेट्स से y1, ये हमारे सपनों की वेव। हाँ, फिर यहां से हमारी एक और वेव जा रही है y2। ये मैं टाइम रेफरेंस लाइन यहां पे बना रहा हूं सो दैट वी कैन कंपेयर ऑल दी वेव्स जो हम बनाएंगे। हाँ, और ये हमारे पास एक और वेव आ गई विच इज y2 लेट्स से। इसका एम्पलीट्यूड हमें दे रखा है a1 और इसका एम्पलीट्यूड हमें दे रखा है a2। अब आगे क्या करना है? आगे ये करना है कि देखना है कि दोनों वेव एक दूसरे के ऊपर जब सुपर इम्पोज होंगी तो क्या होगा। कैसा कहते हैं कि जब ये मैक्सिमम पे जा रहा है यानी क्रस्ट पे जा रहा है तो ये भी क्रस्ट पे जा रहा है, जब ये मिनिमम पे जा रहा है, ट्रो पे जा रहा है, तो ये भी मिनिमम पे जा रहा है। तो ये वाला जब इसके ऊपर सुपर इम्पोज होगा तो ऐसा कहते हैं कि एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, क्योंकि ये पार्टिकल कह रहा है मुझे ऊपर जाना है, ये कह रहा है मुझे ऊपर जाना है, तो दोनों बढ़ के और ऊपर चले जाएंगे, है ना। तो क्या ऐसा कहना ठीक है कि जो नई वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, नीचे वाला तो ऐड होके नीचे चला जाएगा, ऐसे ऊपर, ऐसे नीचे, ऐसे ऊपर, ऐसे नीचे, और यहाँ का जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा a1 प्लस a2। क्यों? क्योंकि भैया दोनों एम्पलीट्यूड एक दूसरे में ऐड हो जाएंगे। लेकिन ये कब होगा? ये तब होगा जब दोनों वेव्स का फेज सेम होगा, जब दोनों सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे होंगे। अगर एक क्रस्ट बना रहा है तो दूसरा भी क्रस्ट बनाए, एक ट्रो बना रहा है तो दूसरा भी ट्रो बनाए, जब दो सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे होंगे ना, जब व्हेन टू वेव्स ऑसिलेट इन सेम क्या बच्चों? फेज। तो ऐसे केस में जो इंटरफेरेंस बनेगा ऐसे बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इस केस में जो नेट एम्पलीट्यूड होता है वो a1 प्लस a2 हो जाता है, दोनों एक दूसरे में ऐड हो जाते हैं। फिर आता है बच्चों क्या? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ध्यान से सुनना है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का डायग्राम मैं यहां बना देता हूं चाहे, ठीक है जी। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या है? अगेन हमारे पास यहां पे एक वेव है y1, ये हमारे पास एक वेव है y1, इसका एम्पलीट्यूड कितना है? a1। यहां पे एक और वेव है हमारे पास, ये हमारे पास एक और वेव है, ये कौन सी है? y2। और यहां पे हम इनकी जो रिजल्टेंट वेव बनने वाली है वो बनाएंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारे पास y2 वाली वेव है वो कुछ ऐसी है। इसका एम्पलीट्यूड जो है a2 वो है, और लेट अस अज्यूम कि a1 इज ग्रेटर देन a2। ऐसा थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि a1 जो है वो बड़ा है और a2 जो है छोटा है। लेकिन अगर आप देखें ध्यान से तो हो क्या रहा है,
एक अगर ऊपर जा रहा है यानी क्रस्ट बना रहा है, तो दूसरा वाला नीचे जा रहा है यानी कि ट्रो बना रहा है। अगर एक बना रहा है क्रस्ट तो दूसरा बना रहा है ट्रो, दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब ऐसा कहना ठीक है कि एक कह रहा है ऊपर चलो, एक कह रहा है नीचे चलो, तो दोनों एक दूसरे को तबाह कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। अगर दोनों का एम्पलीट्यूड बच्चों सेम होता, A1 और A2 सेम होता, तो हमें नीचे क्या मिलता? कुछ नहीं, बाबा जी का ठुल्लू, कुछ नहीं मिलता बेटा, क्योंकि A1 और A2 तो बराबर होते अगर, तो एक दूसरे को कैंसिल करते। लेकिन अभी हमने माना है कि A1 बड़ा है, A1 बड़ा है तो हमें ऊपर वाला बड़ा है, तो हमें थोड़ी सी ऊपर की तरफ और फिर यहाँ पे नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ एक वेव मिलेगी। और यहाँ जो एम्पलीट्यूड मिलने वाला है वो मिलने वाला है A1 माइनस A2, ये जो नेट वेव हमें मिली है। यानी कि ये होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस व्हेन टू वेव्स, जैसे यहां पे क्या था, ऑसिलेट इन सेम फेज, बट व्हेन टू वेव्स हैव फेज डिफरेंस ऑफ कितना, पाई, यानी कि 180 डिग्री। जब दो वेव्स के बीच में, आपको पता होगा अरे साइन का ग्राफ है, तो ये हमारे पास 0 होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, तो ये यहाँ पे जाके नीचे हो रहा है, लेकिन ये पहले से नीचे, तो इतना फेज को हम पाई बोलते हैं। यार हम 11th में पढ़ चुके, थोड़ा फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इनमें फेज डिफरेंस कितना होता है, पाई का, और यहाँ पे आप देख सकते हो सेम फेज है, यानी कि जो फेज डिफरेंस है जिसको हम फाई से दिखाते हैं वो यहाँ पे 0 डिग्री रहता है, कोई फेज नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों में सेम जो फेज है उसमें पाई का डिफरेंस है, और इस केस में जो नेट एम्पलीट्यूड होता है वो A1 माइनस A2 होता है। यस और नो। लेकिन पहली बात तो हम ये कर क्यों रहे हैं, इससे हमें क्या हासिल हो जाएगा, पहली बात तो ये हम कर क्यों रहे हैं और इससे हमें हासिल क्या हो जाएगा वो मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन बेटा इंटरफेरेंस का मतलब होता है दखल अंदाजी। जब दो वेव एक दूसरे के ऊपर दखल अंदाजी करती हैं तो दो प्रकार से दखल अंदाजी होती है। यहाँ पे जीवन की एक शिक्षा ले लेंगे, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जैसे कि वेव में दो प्रकार के इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, ऐसे लाइफ में भी बच्चा दो प्रकार के इंटरफेरेंस होते हैं। आपकी लाइफ में दो प्रकार के लोग इंटरफेयर करेंगे, एक वो होंगे जो आपके जीवन को कंस्ट्रक्ट कर देंगे, आपके जीवन को और बेहतर कर देंगे, आपको और ऊंचाइयों पे ले जाएंगे, आप पहले से ही कुछ ऊंचाई पे थे, आपकी ऊंचाइयों को बढ़ा देंगे। और एक होता है बच्चों डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, आपकी लाइफ में कुछ लोग आएंगे, है ना, जिनको आप रिश्तेदार कह लो, आप लोग कहोगे रिश्तेदारों के पीछे पड़ गया है, जिनको आप जो मर्जी कह लो बच्चों, लेकिन वो आपकी ऊंचाइयों को और गिरा देंगे बच्चों। तो ध्यान से देखें कौन सा बंदा आपकी लाइफ में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवाने आ रहा है और कौन सा आपकी लाइफ में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवाने आ रहा है। फिजिक्स डेली लाइफ का ज्ञान भी दे देती है बच्चों, दैट इज व्हाई आई लव दिस। तो बेटा लाइफ में दो प्रकार के इंटरफेरेंस हैं, एक आपको ऊपर उठा देगा, एक आपको नीचे गिरा देगा। अब आपको ये देखना कि कौन सा इंटरफेरेंस आपको अपनी लाइफ में करना है। बहुत बढ़िया। तो यहां पे भी दो प्रकार के इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डन है, डन है, डन है, डन है, डन है। चलिए अब सवाल उठता है कि हम ये कर क्यों रहे हैं, हम ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव खेल क्यों रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है, मैं यहाँ पे एक डेरिवेशन आती है बहुत प्रॉपर, अगेन दोबारा याद दिला दूं, ये रिवीजन चल रही है अभी हमारी, तो इसलिए मैं यहाँ पे सारी डेरिवेशन नहीं कराने वाला हूँ, ठीक है। अब एक बात ध्यान सुनिएगा, अगर हम दो वेव ले रहे हैं, एक वेव ले रहे हैं A1 साइन ओमेगा टी, 11th क्लास पार करके आया, आपको पता होगा साइन की वेव ऐसे ली जाती है, और एक ले रहे हैं A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, वेयर फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव। फाई जो होता है वो दो वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस होता है। अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपको पता है कि जो y नेट आएगा उसमें हम y1 और y2 को ऐड कर देते हैं, यानी इन दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं, और ऐड करने के बाद हमें एक डेरिवेशन मिलती है जहां पे इन दोनों वेव को ऐड करके जो नेट एम्पलीट्यूड मिलता है वो आता है A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 cos फाई। यानी अगर दो वेव एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज कर रही हैं जिनमें फेज डिफरेंस फाई है, जो कुछ भी हो सकता है, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो फेज डिफरेंस हो जाएगा 0 और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो फेज डिफरेंस हो जाएगा पाई, उनके बीच में भी कुछ हो सकता है। अभी तो हमने जनरल फॉर्मूला निकाला है, डिराइव किया है इसको, कि अगर नेट एम्पलीट्यूड निकालना हो तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर
प्लस 2a1a2 cos phi वेयर phi इज द फेज डिफरेंस बिटवीन देम। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि a नेट का स्क्वायर इज इक्वल टू a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1a2 cos phi। अभी तक आपको यह समझ तो नहीं आया होगा कि हम ये कर क्यों रहे हैं। 2 मिनट 10 मिनट 15 मिनट समझ में आ जाएगा कि हम ये सब तिगड़मबाजी क्यों कर रहे हैं। लेकिन अगर दो वेव्स को एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज किया जाए तो जो नेट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला मिलता है वो मिलता है a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1a2 cos phi का अंडर रूट। अब यहां पे सवाल आता है कि हमने जो ये फॉर्मूला बनाया था कंस्ट्रक्टिव के लिए a1 प्लस a2 और डिस्ट्रक्टिव के लिए a1 माइनस a2 वो कॉमन सेंस से बनाया था। अब ये देखना है कि ये वाला फॉर्मूला यहां पे सही रिजल्ट देता है कि नहीं देता। ठीक है, जैसे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हम लोगों ने देखा कि फेज डिफरेंस होता है 0। अब नेट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर 2a1a2 cos phi। यस और नो? 2a1a2 cos phi। अब अगर मैं phi की जगह 0 डाल देता हूं तो हमारे पास आ जाएगा a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर 2a1a2 cos 0 हो जाएगा 1। और अगर cos 0 1 हो गया बच्चों तो यहां पे बच जाएगा हमारे पास a1 प्लस a2 a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1a2 जिसको मैं a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। और एट द एंड जो नेट एम्पलीट्यूड आ जाएगा वो a1 प्लस a2 आ जाएगा अगर इंटरफेरेंस कौन सा है? कंस्ट्रक्टिव। इसका मतलब जो हमने यहां कॉमन सेंस से फॉर्मूला लिखा था वो मैथमेटिकली प्रूव भी हो जाता है। एंड सिमिलरली अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं तो यहां पे फेज डिफरेंस जो कि phi है वो पाए यानी कि 180 हो जाएगा। cos 180 की वैल्यू माइनस हो जाएगी, यहां माइनस आ जाएगा तो जो नेट एम्पलीट्यूड है वो आ जाएगा a1 माइनस a2 जिसको अभी मैं शॉर्ट में कर रहा हूं। यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमने जो ओरली बात की थी वो सही है कि नेट एम्पलीट्यूड विल बिकम a1 प्लस a2 एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में नेट एम्पलीट्यूड विल बिकम a1 माइनस a2। ठीक है बच्चों, आपके मन में अभी भी एक सवाल चल रहा होगा कि हम क्यों कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये सारी तैयारी हो रही है YDSC यानी कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की पहली बात। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि वो ये है कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं वेव नेचर। हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं वेव नेचर को। अब वेव नेचर कैसे साबित होता है इसको थोड़ा सा यहां पे मैं इलाबोरेट करूंगा। मान लेते हैं आपके पास स्क्रीन है, एक दीवार है, आप उसके ऊपर कोई भी मैटर मारते हैं। मैटर मतलब लेट्स से आप उसके ऊपर एक टमाटर मारते हैं और वो टमाटर दीवार पर जाके चिपक जाता है। ठीक है ना? अब अगर आप एक टमाटर मारेंगे और दो टमाटर मारेंगे और दो टमाटर एक साथ अगर आप दीवार पे मारते हैं तो ऑब्वियस बात है दीवार पे एक टमाटर प्लस एक टमाटर दो टमाटर हो जाएंगे। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मैं दीवार पे मारूं एक टमाटर लेकिन दीवार पे जाके टकराए 0 टमाटर? ऐसा नहीं हो सकता ना। एज्यूमिंग दैट मैं बहुत सारे मैटर यानी मास को दीवार की तरफ फेंक रहा हूं तो वो सब दीवार पे जाके टकराएंगे ना। यानी मैटर प्लस मैटर विल गिव मोर मैटर। यार मैटर प्लस मैटर यानी मास प्लस मास विल गिव मोर मास, और जो कि पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करता है। पार्टिकल के अंदर पार्टिकल ऐड करोगे तो पार्टिकल विल इंक्रीज एंड दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग पार्टिकल बिहेवियर। बट यहां पे हमें वेव नेचर को रिप्रेजेंट करना। अब आप मुझे बताओ कितना चमत्कारी होगा ये, कितना मैजिकल होगा ये अगर हम दीवार पे मारें एक लाइट और एक लाइट। अच्छा, अगर आपने टॉपिक पहले नहीं पढ़ा, आप कॉमन सेंस से क्वेश्चन का आंसर दो। अगर मैं दीवार पे मारूं लाइट और एक और लाइट तो लाइट प्लस लाइट शुड गिव मोर लाइट। लाइट के ऊपर जब लाइट गिरे तो हमें और ज्यादा लाइट मिलनी चाहिए ना। बट अगर मैं आपको YDSC में दिखाऊं और मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाऊं जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये हर जगह नहीं दिखाया जाएगा बच्चों। ये कहां दिखाया जाएगा? ये सिर्फ दिखाया जाएगा आशु सर की क्लास में, लर्न एंड फन, साइंस एंड फन पे, लर्न एंड फन पे शॉर्ट्स की फॉर्म में डालेंगे क्योंकि मैंने बताया था अंधेरा करना पड़ेगा, यहाँ पॉसिबल नहीं। लेकिन वो जब हम YDSC कर लेंगे तो मैं इसका शॉर्ट डाल दूंगा। दैट इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज कि अगर मैं दीवार पे लाइट मारता हूं
और एक और लाइट मारता हूं, तो लाइट प्लस लाइट कॉमन सेंस की भाषा में बोलें शुड गिव मोर लाइट। बट अगर मैं दीवार पे मारूं लाइट और वहां पे डार्क हो जाए, लाइट मार रहे हैं और लाइट मार रहे हैं और वहां पे अंधेरा हो जाए, डार्क हो जाए, और कभी हम लाइट पे लाइट मार रहे हैं तो लाइट और बढ़ रही है, लेकिन कभी हम लाइट पे लाइट मार रहे हैं लेकिन वो डार्क हो रहा है, तो ये तो बहुत मैजिकल सा, बहुत जादुई सा नहीं हो जाएगा। और ये कौन सा नेचर शो करेगा? वेव नेचर। क्योंकि बेटा देखो, जैसे कि यहां पे हमारे पास दो लाइट है, मान लो ये एक लाइट है, ये एक लाइट है, तो लाइट प्लस लाइट जब ऐड हो रहे हैं तो इज गिविंग एक्चुअली मोर लाइट, बोथ लाइट्स आर गिविंग मोर लाइट। लेकिन यहां पे लाइट और लाइट दोनों ऐड होके हमें कम लाइट दे रहे हैं, और अगर इन दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होता, A1 और A2 अगर बराबर होते, तो हमें यहां पे कुछ भी ना मिलता, यहां पे मिलती जीरो लाइट। क्या मिलती? जीरो लाइट, मतलब कि अंधेरा। और ये सिर्फ तभी हो सकता है जब कोई वेव की फॉर्म में चल रहा है बच्चों। इसी को आप कहोगे सर एम्पलीट्यूड कम ज्यादा होने की वजह से डार्क ब्राइट क्यों? क्योंकि बेटा एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको यहां पढ़ा रहा हूं इंटेंसिटी का क्या लेना देना इंटरफेरेंस से, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इस हेडिंग को ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंटेंसिटी वर्सेस, हम यहां बात करेंगे एम्पलीट्यूड की, हम यहां बात करेंगे इंटेंसिटी वर्सेस एम्पलीट्यूड की भी बात करने वाले हैं बच्चों। यहां इंटेंसिटी वर्सेस एम्पलीट्यूड की भी बात यहां पे बच्चों हम लोग करने वाले हैं, थोड़ी देर में करने वाले हैं। लेकिन आप समझें, अगर मैं दो लाइट को दीवार पर मार रहा हूं और वहां और ज्यादा चमत्कार और ज्यादा प्रकाश मतलब लाइट मिल रही है, तो ठीक है, ये तो कॉमन है, ठीक है। आप अभी इसी वक्त ये वीडियो को पॉज कर दो और मम्मी से जाके पूछो कि मम्मी लाइट दीवार पे एक टॉर्च मार रहा हूं और एक और टॉर्च मार रहा हूं तो दीवार पे क्या होगा? मम्मी विल से कि बेटा रोशनी बहुत ज्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना। लेकिन अगर आप उन्हें ये बोलो कि मम्मी नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि हम दीवार पे अगर टॉर्च मार रहे हैं और एक टॉर्च मार रहे हैं सही तरीके से, कौन से इंटरफेरेंस पे? डिस्ट्रक्टिव, और दोनों टॉर्च सेम इंटेंसिटी के हैं, सेम एम्पलीट्यूड की लाइट छोड़ रहे हैं, तो दीवार पे अंधेरा, दीवार पे लाइट नहीं आएगी, अंधेरा आएगा। मम्मी कहेंगी वाह मेरा बेटा क्या पढ़ रहा है, मेरी बेटी क्या पढ़ रही है। बट यही है साइंस का, फिजिक्स का कमाल बच्चों। दैट इज व्हाई आई लव फिजिक्स। ओके बच्चों, चलिए, लेकिन इंटेंसिटी वर्सेस एम्पलीट्यूड का क्या खेल है, ये जो मैं पॉइंट लिखने जा रहा हूं, ये आपको शायद पता हो, हमने 9th में पढ़ा था साउंड में, कि किसी भी वेव की इंटेंसिटी जो होती है वो उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इंटेंसिटी आ गया k टाइम्स द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी आ गया k टाइम्स द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। अब अगर मैं बोलूं फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हमारे पास एम्पलीट्यूड नेट का स्क्वायर आया था, A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, 2A1 A2 cos फाइ, जो कि 1 हो गया था, ना। तो इसको तो हम हटा देते हैं ऐसे, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब यहां पे A नेट का स्क्वायर में क्या लिख सकता हूं? I नेट बाय K। A1 का स्क्वायर में लिख दूंगा I1 बाय K, A2 का स्क्वायर में लिख दूंगा I2 बाय K, और यहां पे 2 A1 को मैं क्या लिख दूंगा? A1 को I बाय K का अंडर रूट, तो ये आ गया I1 बाय K का अंडर रूट, और ये आ गया I2 बाय K का अंडर रूट। अब यहां से रूट के प्लस रूट के इंटू रूट के K हो गया, और K से K सारे कैंसिल हो गए, तो I नेट कितना आ गया बच्चों? I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 I2, ये हमारे पास आ गया इंटेंसिटी। और आप देख सकते हैं कि इंटेंसिटी बढ़ जाएगी अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, वो तो होना ही है। और ऐसे ही फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव मतलब कि बेटा उनके बीच में जो फेज है अगर वो पाई है, तो क्या होगा बच्चों? तो उस केस में A नेट का स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 cos फाइ, अगेन वो तो हम प्रूफ कर चुके हैं, सॉरी, कि वो -1 हो गया, तो यहाँ पे भी माइनस लगा देते हैं क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। और अगेन इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले तो इसी सिचुएशन पे आ जाएंगे हम, जो कि हो जाएगा I नेट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस 2 I1 I2 हो जाएगा ना। प्लस की बजाय बस क्या आ जाएगा बच्चों? माइनस आ जाएगा। और अगेन अगर इंटेंसिटी सेम है, इमेजिन करो दो वेव्स की इंटेंसिटी सेम है,
तो ये क्या हो जाएगा 2i, ये भी क्या हो जाएगा 2i, एंड इंटेंसिटी विल बिकम 0। आप वैल्यू पुट कर दो, अगर i1 i2 बराबर है तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा 0, और यहाँ पे आ जाएगा 4i। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर दोनों वेव्स का, दोनों लाइट का एम्पलीट्यूड 1 सेकेंड को ऐसा इमेजिन कर ले कि सेम है, तो लाइट प्लस लाइट विल गिव नो लाइट, दैट मीन्स डार्क, एंड लाइट प्लस लाइट कैन ऑल्सो गिव मोर लाइट। मतलब वो डिपेंड करता है कि फेस कैसे। आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा जो कि मेरे भी चलता था जब मैं 12th में था, कि अब हम ये कैसे कराएं, मतलब हम कैसे कराएं, हमें कैसे पता कि इंटरफेरेंस हम कब कंस्ट्रक्टिव कराना है, डिस्ट्रक्टिव। सर देखो, आप हमें ये बताओ कि हम दो लाइट के सोर्स को इस्तेमाल करके कैसे दीवार पे लाइट भी देख सकते हैं और डार्क भी। तो यार उसके लिए आपको सब्र करना, उसके लिए आपको पूरा का पूरा YDSC पढ़ना होगा पहले। लेकिन इतना आप मैथमेटिकली तो समझ गए कि इट कैन बी पॉसिबल। हम दो लाइट की मदद से दीवार पे और लाइट भी लेके आ सकते हैं, या दो लाइट की मदद से हम दीवार पे डार्क भी पैदा कर सकते हैं। और ये पार्टिकल तो नहीं कर सकता ना, ये कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ वेव। और ये जो पूरा काम है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेव नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, वेव नेचर को। ठीक है जी, चलिए चलिए डन है। इसके बाद हमारे पास एक छोटा टॉपिक आ रहा है, वो आ रहा है कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट। फिर हम पढ़ेंगे टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस कैन नॉट बी कोहेरेंट। और फिर अगली क्लास में हम लोग, अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कि क्या होता है YDSC में। अगला पूरा एक लेक्चर बेटा, पूरा का पूरा एक लेक्चर YDSC के ऊपर जाएगा और पूरा का पूरा एक लेक्चर डिफ्रैक्शन के ऊपर जाएगा। मतलब ये सेकंड लेक्चर है तो 2 लेक्चर और जाएंगे, वेव ऑप्टिक्स को हम निपटाएंगे। लेकिन आज का टॉपिक है कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं। ऐसे दो सोर्सेस जिनसे जब अलग अलग सोर्सेज मान लो, जिनसे जब लाइट निकले तो उनका जो फेज है, डिफरेंस जो है, उनके फेज में डिफरेंस जो है वो या तो 0 हो या कांस्टेंट हो। मतलब वो ये कह रहे हैं कि दो सोर्सेस कोहेरेंट कब होंगे, मान लो ये एक सोर्स है S1 और ये एक सोर्स है S2, और ये भी वेव निकाल रहा है और ये भी वेव निकाल रहा है। अब अगर इसने वेव निकाली, नीचे वाले ने वेव निकाली और ऊपर वाले ने वेव निकाली, तो दोनों के किसी भी 2 पॉइंट को कंपेयर करूं, अगर उनमें फेज डिफरेंस या तो होना ही नहीं चाहिए, और अगर है भी, मान लो फेज डिफरेंस है भी, और अगर वो मान लो 30 डिग्री है, तो किसी भी 2 पॉइंट पे वो फेज डिफरेंस अगर मैं निकालूं, किसी भी 2 पॉइंट पे अगर वो फेज डिफरेंस मैं निकालूं, तो कितना ही होना चाहिए, 30 डिग्री ही होना चाहिए। मतलब ऐसे सोर्सेज जिनसे जब वेव निकल रही है तो उनके बीच में या तो कोई फेज डिफरेंस है ही नहीं, और अगर कोई फेज डिफरेंस है तो वो 0 है। ठीक है ना, ठीक है ना, मतलब ओहो सॉरी, या तो उनके बीच में कोई फेज डिफरेंस है ही नहीं, और अगर फेज डिफरेंस है भी तो वो कांस्टेंट है। अगर 10 डिग्री है तो 10 ही रहे, 30 और 30 रहे, 60 और 60 रहे, फेज डिफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए। बट अगर चेंज हो रहा है तो उसे बोल देंगे इनकोहेरेंट। आओ पढ़े, टू सोर्सेज ऑफ लाइट विच कॉन्टिन्यूसली एमिट लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ विद 0 और कांस्टेंट फेज डिफरेंस, जिनमें फेज डिफरेंस या तो हो ही ना, और अगर हो तो वो कांस्टेंट हो। लेकिन अगर दो सोर्सेज ऑफ लाइट विच डू नॉट एमिट लाइट वेव्स विद अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, जिनमें बार बार फेज डिफरेंस जो है वो चेंज हो रहा है, कभी उनके बीच में फेज डिफरेंस है 10 डिग्री, कभी उनके बीच में फेज डिफरेंस है 20 डिग्री, कभी उनमें आ रहा है 22 डिग्री, कभी उनमें आ रहा है 25 डिग्री, कभी उनमें आ रहा है 100 डिग्री, कभी उनमें आ रहा है 120 डिग्री, तो ऐसे सोर्सेज को हम इनकोहेरेंट बोलेंगे। ये हमें पता चलेगा आगे आने वाले लेक्चर्स में कि कौन से सोर्सेज हमारे काम के हैं या कौन से सोर्सेज कहाँ हमें देखने को मिलते हैं, और YDSC में हम कौन से सोर्सेज इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर दो लाइट के सोर्स सेम फेज में है, उनसे जो वेव निकल रही है वो या तो उनके बीच में कोई फेज डिफरेंस है ही नहीं, 0 है, और अगर है भी 30-40 जो भी है वो कांस्टेंट है। बट अगर बार बार फेज डिफरेंस चेंज हो रहा है तो इन दैट केस सोर्सेज आर सेड टू बी इनकोहेरेंट। ठीक है, अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, मान लो आप एक 2 बल्ब लेके आते हो, ठीक है, कोई भी 2 बल्ब लेके आते हो या कोई भी 2 सोर्स लेके आते हो, क्या आप 2 अलग अलग सोर्सेस को कभी भी कोहेरेंट बना सकते हो? मतलब क्या 2 सोर्स ऐसे हो सकते हैं जिनके बीच में फेज जो डिफरेंस है वो या तो कांस्टेंट रहे या फिर 0 रहे, है ना? तो हमारी फिजिक्स कहती है 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेस कैन नॉट बी कोहेरेंट। अगर 2 सोर्सेस इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से अलग हैं, तो वो कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। सवाल उठता है कि फिर कोहेरेंट सोर्सेस कैसे बनाएंगे? देखो 2 सवाल आ गए होंगे आपके मन में ये लाइन पढ़ते ही। पहला सवाल, ऐसा क्यों?
दो सोर्सेज कभी भी कोहेरेंट क्यों नहीं हो सकते? और दूसरा सवाल जो आपके मन में आया होगा वो ये है कि अगर दो सोर्सेज कोहेरेंट कभी हो ही नहीं सकते तो फिर कोहेरेंट सोर्सेज को बनाया कैसे जाता है ना? कोहेरेंट सोर्सेज को बनाया कैसे जाता है, इसका आंसर आपको बाद में मिलेगा। पहले ही दे देते हैं आंसर कि दो सोर्सेज कोहेरेंट क्यों नहीं हो सकते। तो पहला कारण यह है, लाइट इज एमिटेड बाय इंडिविजुअल एटम्स एंड नॉट बाय द बल्क ऑफ मैटर एक्टिंग एज अ होल। मतलब वो ये कह रहे हैं कि अगर ये एक बल्ब है तो इस बल्ब में एक फिलामेंट है और यहां पे भी एक बल्ब है, इस बल्ब में एक फिलामेंट है। तो आप एक बल्ब को एक सोर्स मान रहे हो और एक बल्ब को एक सोर्स मान रहे हो, बट एक्चुअली में बल्ब के अंदर भी बहुत सारे टाइनी टाइनी सोर्सेज हैं। यस और नो? यस, बल्ब के अंदर भी बहुत सारे टाइनी सोर्सेज हैं। बल्ब के अंदर जो इतना बड़ा फिलामेंट है उसके अंदर ही बहुत सारे सोर्सेज हैं जो अपनी अपनी अलग अलग लेवल पे वेव निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से फेज डिफरेंस कांस्टेंट या जीरो नहीं हो पाएगा। सेकेंड, इवन द टाइनीएस्ट सोर्स, सबसे छोटा सोर्स भी अगर आप ले लेते हो वो भी मिलियंस ऑफ एटम से बना हुआ है। जैसे कि आप मुझे बताओ, आपके लिए अभी तक का सबसे छोटा सोर्स ऑफ लाइट कौन है? तो आप मेरे हिसाब से आप आंसर में बोलोगे एलईडी। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे छोटा सोर्स ऑफ लाइट आपके लिए क्या है, तो शायद आप लोग बोलोगे आंसर में एलईडी, यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड्स। बट वो एलईडी भी, बल्ब तो खैर बहुत ही बड़ा सोर्स है, बहुत छोटा सोर्स, टाइनीएस्ट सोर्स भी अगर आप इमेजिन कर रहे हो तो वो भी मिलियंस ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ है। टाइनीएस्ट सोर्स से हमारा कहने का मतलब है एलईडी यानी लाइट एमिटिंग डायोड की अगर हम बात करें, वो भी यार मिलियंस ऑफ एटम से मेरे बच्चों मिलकर बना हुआ है। और अगर ऐसा है तो अगेन उसके भी एटम अलग अलग फेज डिफरेंस पे वाइब्रेट कर रहे होंगे। अच्छा, अब वो कह रहे हैं इवन एन एटम, चलो मान लेते हैं कि हम जिद पे अड़ाए। देखो, बड़े सोर्सेस कोहेरेंट नहीं हो सकते, जो दुनिया का सबसे छोटा सोर्स भी है, मतलब हमारे पास जो प्रैक्टिकली फिजिकली इसको हम टच कर सकते हैं एलईडी, वो भी मिलियंस ऑफ एटम से बना हुआ है। लेकिन अब आप जिद पे अड़ गए हो, आपकी जिद है कि नहीं भाई साहब मैं तो कोहेरेंट सोर्सेस बना के ही रहूंगा। तो आपने क्या किया, आप कह रहे हो कि मैं अगर दुनिया में एक छोटा सा एटम ले आऊं, मतलब एक सिंगल एटम, पता नहीं कैसे आप लाओगे, बट अगर हम इसको थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली तो इट इज नॉट पॉसिबल, बट थियोरेटिकली अगर मैं ऐसा इमेजिन भी कर लूं कि ठीक है यार मैं एक अकेला एटम भी ले आया, तो केमिस्ट्री, नील्स बोर जी की थ्योरी कहती है कि हर एक सिंगल एटम भी 10 की पावर -8 सेकेंड में अपने फेज को चेंज करता है, क्योंकि उसमें भी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकंड में जा रहा है, सेकंड से थर्ड में जा रहा है, वापस गिर रहा है। तो एक सिंगल एटम भी, सिंगल एटम से छोटा क्या लोगे आप, एक सिंगल एटम भी 10 की पावर -8 सेकंड में अपने फेज को, अपनी वेव को चेंज कर रहा है। तो यार अल्टीमेटली ये तीन लाइनें ये कह रही हैं कि आप दो सोर्सेस को कभी भी कोहेरेंट बना ही नहीं सकते हो। आप दो सोर्सेस को कभी भी कोहेरेंट बना नहीं सकते हो जो इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट सोर्सेस को कभी भी कोहेरेंट नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा कारण। अब सवाल उठता है कि लेकिन अगर मुझे कोहेरेंट सोर्सेस चाहिए, बिकॉज वाईडीएसई में हमें चाहिए होंगे कोहेरेंट सोर्सेस, तो फिर कोहेरेंट सोर्सेस कैसे बनाएंगे? तो आंसर है हम क्या करेंगे, हम कोई भी एक सोर्स ले लेंगे, एक छोटा सा सोर्स ले लेंगे। आप ये समझ गए ना, यहां पे हम कह रहे थे आप दो बल्ब ले लो वो कोहेरेंट नहीं है, आप दो एलईडी ले लो वो भी कोहेरेंट नहीं है, आप दो छोटे छोटे एटम ले लो वो भी कोहेरेंट नहीं है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं। तो क्यों ना ऐसा करें कि एक ही सोर्स ले, एक टाइनीएस्ट सोर्स ले ले, या एक सिंगल एटम ले ले, एक सिंगल सोर्स ले ले, छोटा बड़ा कोई भी। अब उस सोर्स में, पर हमें तो चाहिए दो सोर्स, वाईडीएसई में हमें चाहिए दो सोर्स, बताऊंगा क्यों, और वो भी दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, कोहेरेंट। पर हम क्या करें, दो अलग अलग सोर्स अगर लेंगे तो वो कभी कोहेरेंट नहीं होंगे। तो हम क्या करते हैं, एक ही सोर्स लेते हैं और वो सोर्स ऐसे करके लाइट निकालेगा ना, तो जो उसके वेव फ्रंट्स होंगे, उन वेव फ्रंट्स पे हम दो पॉइंट्स यानी कि दो छेद ले लेंगे। ऐसा करो, एक एटम, एक लाइट का सोर्स लो, मान लो वो पॉइंट सोर्स है, तो वो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएगा, और स्फेरिकल वेव फ्रंट जो बनाएगा, अगर वो मान लो एक गत्ते का डब्बा है, तो उस गत्ते के डब्बे में इमेजिन कर लो दो छेद कर दिए हमने। अब वेव फ्रंट पे क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय वेव फ्रंट, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो वेव फ्रंट इज द लोकस, इज द एक्चुअली इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द पॉइंट जहां पे वेव सेम फेज में। तो अगर मैं उस वेव फ्रंट पे दो छेद करूंगा तो वो दोनों सोर्स सेम फेज पे ऑसिलेट कर रहे होंगे ना, वो दोनों सोर्सेज की लाइट सेम फेज पे ऑसिलेट कर रही होगी ना बच्चों, यस और नो?
ये हम क्लास में कैसे करेंगे, इसको कैसे विजुअलाइज करेंगे, उसके लिए मैं बैठा हूं। फिर हम बाकियों से अलग कैसे हो गए, YDS तो आपको कोई पढ़ा देगा, बट हम आपको क्लास में करा के दिखाएंगे यार, टेंशन के ले रहो शॉर्ट की फॉर्म में। इसलिए मैं कह रहा हूं बेटा शॉर्ट्स को भी फॉलो करते रहो साथ साथ, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर हम एक सिंगल सोर्स लाइट का ले ले और उसके वेव फ्रंट पे 2 पॉइंट्स ले लें, तो वो हमारे लिए कोहेरेंट हो जाएंगे। यानी 2 अलग अलग सोर्सेज लेने की जरूरत ही नहीं, एक ही सोर्स लो और उस सोर्स के वेव फ्रंट पे 2 पॉइंट ले लो, जो कि हर एक पॉइंट एक नया सोर्स ही तो है, तो उसके वेव फ्रंट पे 2 पॉइंट ले लो जो कि हमारे लिए कोहेरेंट सोर्स हो जाएंगे। और फिर उनकी मदद से हम लोग अगली क्लास में दुनिया हिला देंगे और पढ़ेंगे YDSE। ओहो हमारा ये गिर गया, चलो। लेकिन हमारे पास बेटा हमने आज क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले हमने बहुत बड़ी डेरिवेशन कर ली आज स्नेल्स लॉ की, जिसमें से एक मैंने आपको होमवर्क दे दी बिकॉज सिमिलर है। दूसरी हमने पढ़ा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या रहता है बच्चों, बहुत ही अच्छी बात की हमने। और तीसरा हमने बात की आज इंटेंसिटी का रिलेशन, और चौथी हमने बात की कोहेरेंट और इनकोहेरेंट क्या होता है, और 2 सोर्सेज कभी भी इनकोहेरेंट क्यों नहीं हो सकते। अगली क्लास का टॉपिक रहेगा बच्चों YDSE। अगली क्लास का टॉपिक रहेगा YDSE। एग्जाम में एक क्वेश्चन आना ही आना है YDSE से, कोई माई का लाल या लाली रोक नहीं सकता बच्चों, ठीक है जी। तो अगली क्लास बहुत ही धमाकेदार और इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है भाई। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में, शुक्रिया, बाय बाय। ओके, ये वीडियो बंद कर दूं मैं, हाँ, और ये